हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज हर्षिका राणा। तो आज के इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज जो है वो रेडियो एजुकेशन पे शुरू कर रहे हैं, जो कि है टॉप 250 क्वेश्चंस की। तो ये 250 क्वेश्चंस जो हैं वो किससे रिलेटेड होंगे? तो हाँ, आप जैसे कि देख रहे हैं कि 250 क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग ईवीएस की जो पैडागॉजी है उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में हमारे पूछे गए हैं। आज के वीडियो में आपको जुलाई 2019 एंड दिसंबर 2019 में जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसमें सारे के सारे जो पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, और टोटल इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं। एंड उसके बाद आपके जो वीडियोस हैं वो ऐसे ही 30 या 60 ऐसे करके क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 दिनों के अंदर पूरा का पूरा जो पेडागोजी का पार्ट है, यानी कि 2011 से लेके 2019 तक जितने भी क्वेश्चंस पेडागोजी के आए हैं ईवीएस के, वो हम सब कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि नॉट पूछा है या पॉजिटिव वे में पूछा है। तो इसमें नॉट पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। ठीक है, तो हमें एनसीएफ 2005 को ध्यान में रख के आंसर करना है। तो पहला हमारा ऑप्शन है टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये बिल्कुल कहा है एनसीएफ ने। टू इंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी टू एक्वायर बेसिक कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इन्फेरेंस एटसेट्रा। हाँ, ये भी कहा है। टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। जी बिल्कुल, ये भी कहा है। तो हमारा जो नेगेटिव होता है वो जहाँ तक है फोर्थ ही होगा, तो फिर भी हम पढ़ लेते हैं। टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव। देखिए, ये जो वर्ड है ना, ये मोस्टली जब भी आ जाता है समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक ये जो है ये हमारी प्रेफरेंस नहीं होती एजुकेशन में। ठीक है, हम हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, ना कि क्वांटिटी पे। फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज। नहीं, क्वांटिटी और प्रिसाइजली तो हम बिल्कुल भी ध्यान ऐसे नहीं देते। हमें कॉन्सेप्ट को जो है वो समझाना होता है, ना कि कुछ महीन महीन चीज़ों को समझाना होता है। ठीक है, तो हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया इन विच इंटीग्रेट्स। देखिए, एक आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ईवीएस है वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में जो है हम उसको पढ़ाते हैं। तो मतलब इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाते हैं, उसको नहीं पढ़ाते हैं, इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाते हैं, जिसमें हमारे 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आते हैं। तो इसमें हमें कौन से ऑप्शन में वो 3 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं? द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस। नहीं, मतलब ये भी होता है, लेकिन क्योंकि वो इंटीग्रेटेड है इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं है। सिर्फ साइंस को हम नहीं पढ़ाते। द कॉन्सेप्ट ऑन इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। बिल्कुल सही। तो इसका जो ऑप्शन 2 है ये हमारा आंसर है, क्योंकि हम तीनों सब्जेक्ट्स को लेके, यानी कि तीनों जो एरियाज हैं उनको हम लोग ईवीएस में पढ़ाते हैं एक होलिस्टिक मैनर में। क्यों? क्योंकि जो बच्चा होता है उसकी जो थिंकिंग होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो साइंस को अलग तरीके से देख पाए, सोशल स्टडीज़ को अलग तरीके से देख पाए, और फिर हम एक अलग एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है उसको भी दे दें। उसके जो एक प्रोसेस होता है, कॉग्निटिव लेवल जो होता है वो इतना ही होता है कि वो सारी चीज़ों को एक साथ देखता है ना। इसलिए हमें सारी की सारी चीज़ों को उसे एक सब्जेक्ट की तरीके से पढ़ाना होता है, ताकि उसका जो समझने की क्षमता है उसके अंदर ही चीज़ें रहें, ना कि उससे बाहर जाए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। ठीक है, तो ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फ्रॉम क्लास 1st to 5th। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो है वो क्लास 1st से 5th नहीं है, पहले डेफिनेटली था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, फिर फॉर क्लास 1 and 2 ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। बिल्कुल सही। अब फर्स्ट और सेकंड क्लास जो है उसमें हम जो ईवीएस पढ़ाते हैं वो एक्चुअल में हम लैंग्वेज
और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं। जैसे कि हम लोग 3rd से 5th क्लास तक साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाते हैं, क्योंकि 2nd क्लास के बाद जो बच्चा आता है तो उसका थोड़ा सा लेवल जो है वो अप हो जाता है, तो वो अलग इन 3 को लैंग्वेज और मैथमेटिक्स से अलग जो है देख सकता है। ऐसे ही 1st और 2nd में उसका इतना लेवल भी नहीं होता कि वो हम ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ा पाए अलग से, इसलिए हम लोग उसको लैंग्वेज और मैथमेटिक्स में इंक्लूड करके पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन आता है, चिल्ड्रन गेट लॉट्स ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स दैट ईवीएस इज लर्न थ्रू रोड। नहीं, ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड। यस, बिल्कुल सही, क्योंकि कोई भी चीज को हम लोग अब करते हैं तो आप लोगों को पता है एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ हम लोग टीचिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। एंड पॉलिसी जो अब चेंज हुई है हमारी, वो तो इन चीज़ों को बहुत और भी ज़्यादा आगे लेकर जाने वाली है। तो डेफिनेटली ईवीएस जो है वो एक चाइल्ड सेंटर्ड है, इसलिए हम एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखते हैं ताकि बच्चा खुद से करके सीखे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में खुद इन्वॉल्व हो। ठीक है, इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड है। Which of the following is a sub theme under the theme suggested in the EVS syllabus? देखिए ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको EVS का जो हमारा सिलेबस है CTET के द्वारा दिया हुआ, तो उसको हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का करेंगे। तो फैमिली एंड फ्रेंड, बिल्कुल ये जो है ये एक थीम है। फूड, बिल्कुल थीम है। एनिमल्स, ये एनिमल जो है ये हमारी थीम नहीं है, ये सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स में। ठीक है, तो एनिमल को बच्चों को उससे जोड़ा जाए, आपको प्लांट से जोड़ा जाए, एनिमल से जोड़ा जाए, इसलिए बच्चों को एनिमल्स एंड प्लांट्स से जोड़ा जाए, इसलिए इसकी जो सब थीम है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स में रखी गई है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है थिंग्स वी मेक एंड डू, ये भी एक अलग है। अब क्योंकि इससे रिलेटेड जो है कम से कम 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसका जो एक सिलेबस है उसको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक रैंडमली बता देती हूँ और आप लोग नेट पे भी इसको सर्च कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो पहला हमारा आता है, सॉरी पहला हमारा जो आता है वो आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसके अंदर जो है वो मेनली इसी के अंदर सब थीम्स हैं, बाकी सारी की सारी अपने आप में थीम्स है। तो इसकी 4 सब थीम्स दी हुई हैं, जिसमें पहला आता है हमारा रिलेशनशिप, सेकंड हमारा आता है वर्क एंड प्ले, फिर हमारा आता है एनिमल्स, एंड देन हमारा जो आता है प्लांट्स। ठीक है, तो रिलेशनशिप तो डेफिनेटली हमारी फैमिली में आते ही आता है। काम को और खेलने को भी हमारे फैमिली और फ्रेंड्स जो है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। एनिमल्स एंड प्लांट्स की तरफ हम लोगों की सेंसिटिविटी जो है, मतलब बच्चों की जो सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाया जाए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर रख के, यानी कि उनको भी हमारी फैमिली और फ्रेंड्स का पार्ट बना दिया जाए। इस वजह से इसकी जो ये सब थीम है उसमें इसको रखा गया है। तो ये जो है इसको आप रखिएगा ध्यान में, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन जो एक बार वर्क एंड प्ले से रिलेटेड पूछा गया था एंड एक एनिमल से पूछा गया था, जो कि इसका जो आंसर है वो हमारा एनिमल बैठता है। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस ऑफ एन ईवीएस टीचर। तो ये हमारा इसका आंसर होगा एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स, एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए इंफॉर्मेशन को पता होना या इंफॉर्मेशन का रटना, इस पे कभी भी हम लोग को अब एम्फेसिस नहीं कर देना है। ठीक है, ये जो चीजें थी वो हमारे पढ़ाई के टाइम की पे थी, अब जो बच्चे हैं वो थोड़े लकी हो गए हैं तो उनको इन सब चीजों से निजात मिल चुकी है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स, देखिए ये चीज जो है ये भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया है कि आप अरेंज करो इन सब चीजों को, तो ये भी नहीं है। रिलाइंग ओनली ऑन टेक्स्ट बुक्स, नो।
ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही है, एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following is are important in constructing knowledge in EVS by children? Okay, active participation of children, बिल्कुल, community members of children, बिल्कुल, textbook of EVS काफी हद तक, description and definition given in the textbook of EVS, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए बी एंड सी होगा, तो ए बी एंड सी, हाँ ये रहा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जिसमें आपको सेलेक्ट करने होते हैं स्टेटमेंट्स की, कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपके आंसर होंगे, इनको थोड़ा सा ध्यान से किया करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ना आपके 3 ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो सिर्फ 2 के पेयर होते हैं, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा बेस्ट वाला जो होता है उसको चूज करना होता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी जल्दबाजी या हल्का सा भी प्रेशर जो है वो 1 मार्क्स जो है वो हमारा ले जा सकता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान देना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए, फिर हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू। ओके, तो बच्चे जो हैं वो कैसे इफेक्टिवली इंगेज्ड होंगे? तो बच्चे इंगेज्ड होंगे नैरेटिव्स, यस बिल्कुल, स्टोरीज, यस, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय टीचर, नहीं। बच्चे जो हैं वो, अगर आप एक्सप्लेनेशन देंगे उनको, चाहे कितना भी इफेक्टिव हो आपके हिसाब से, लेकिन बच्चे नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों में मज़ा नहीं आता, ठीक है। इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए कॉन्सेप्ट, देखो फिर से एक्सप्लेनेशन आ गया, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए एंड बी जो है वही होगा। चलिए, फिर नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेजेस हिज हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन इज आर टू। ओके, तो इससे बच्चों का क्या होगा? डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, यस बिल्कुल होगी। डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, हाँ बिल्कुल होगी। डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि वो बना भी रहा है, और जब बनाएगा तो वो उसको ऑब्जर्व भी करेगा, और जब ऑब्जर्व करेगा तो उसमें डेफिनेटली बच्चे की जो क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा आर्ट से रिलेटेड भी है, एंड उसमें बच्चा जो है वो अपने दिमाग को यूज भी करेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली जो ए बी एंड सी है वो ही इसका आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप्स इज एनकरेज्ड बिकॉज, तो इसलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि ग्रुप लर्निंग इज इजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये जो इनडिसिप्लिन आ गया ना, ये वर्ड गड़बड़ कर गया, क्योंकि क्लास में टीचर्स को कभी भी सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं करनी है, हमें कोई भी चीज़ ध्यान देनी है, या फिर हम जो एग्जाम दे रहे हैं वो भी किस पर्पज से बना है? वो इस पर्पज से बना है कि हम कितना अच्छा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ डिसिप्लिन जो है उसको हमें ध्यान में नहीं देना है कि क्लास में डिसिप्लिन बना रहा है, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमें बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है कि उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है, वो आता है, ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, डेफिनेटली। ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव्स सोशल इंटरेक्शन, डेफिनेटली। ग्रुप लर्निंग हेल्प इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ ईवीएस इन टाइम, नहीं। देखो, हमें सिलेबस भी खाली कंप्लीट नहीं करवाना है, हमारे यही है कि बच्चे कैसे आगे बढ़े, उनका जो कोई भी कॉग्निटिव स्किल है वो किस तरीके से आगे बढ़े, ठीक है। तो पीयर लर्निंग से डेफिनेटली सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, उससे उनके कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो बढ़ते हैं, क्योंकि एक दूसरे से बच्चे जो हैं वो काफ़ी कुछ सीखते हैं। इसीलिए बी और सी जो है वो हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग, मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो अब देखिए, जो मोस्ट इफेक्टिव है ना, इस पे आप सावधान हो जाइए, क्यों? क्योंकि जो
हमें छोड़ने हैं वो भी एक्चुअल में आंसर हैं, लेकिन हमें मोस्ट यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है उसको चूज करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें एग्जामिनर का जो थॉट प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग भी जो है आंसर को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं, पर इसको थोड़ा सा सावधानी के साथ किया जाए तो हम डेफिनेटली इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है फैमिली मेंबर्स, हाँ बिल्कुल। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, बिल्कुल। न्यूज़पेपर्स, डेफिनेटली, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में देखिए काफ़ी सारी स्टोरीज वगैरह भी आती हैं और रंग बिरंगी चीज जो चित्र होते हैं वो भी आते हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ईवीएस बच्चे सीखते हैं न्यूज़पेपर से भी। क्लासरूम, डेफिनेटली क्लासरूम से भी सीखते हैं क्योंकि पीयर ग्रुप होते हैं आपके, आप उनके साथ एक्टिविटी वगैरह भी करते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है ना, ऑप्शन जो हैं वो आपको ए बी सी एंड डी ये सारे नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन एक्चुअल में सारे सही हैं, लेकिन आपको इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो है उसको सीखने के लिए लोगों की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी ही पड़ेगी। उसका अपना जो इंटेलिजेंस है वो उतनी ज्यादा नहीं है कि बहुत इफेक्टिवली वो चीजों को सीख पाए, तो एक गाइडेंस की, फैसिलिटेटर की जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर हमारा आ जाता है न्यूज़पेपर एंड क्लासरूम। अब हमें इसमें से जो है वो एक चूज करना है। तो आप देखिए ऑप्शन जो है आप देखेंगे कि ए और बी ओनली बी दिया हुआ है, लेकिन ओनली ए एंड बी तो है ही नहीं। सी और डी जो है ये भी डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, तो हम ओनली ए एंड बी को नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाता है ए बी एंड सी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा बच जाते हैं एफर्ट्स डालने से। क्यों? क्योंकि ए बी और डी जो है वो हमारा ऑप्शन नहीं है। अगर ए बी और डी भी हमारा ऑप्शन हो जाता तो फिर हमें न्यूज़पेपर और क्लासरूम में से चूज करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती कि हम किसको इम्पोर्टेंस ज्यादा दें। ठीक है, चलिए फिर हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस। ओके, तो ग्लोबल टू लोकल नहीं, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट नहीं, नोन टू अननोन नहीं, नोन टू नो, नोन टू सॉरी ग्लोबल टू लोकल नो, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट नो, अननोन टू नोन नो, नोन टू अननोन यस, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो तीन हैं ये स्ट्रेटेजीज जो हैं इनको हम लोग अप्लाई नहीं करते, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये जो चीजें हैं ये बहुत डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी थोड़ी कम नॉलेज होती है, तो हमें उनको कनेक्ट करना पड़ता है, उन्हें हमें खींच के रखना पड़ता है नेचुरल वे में। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको जबरदस्ती पढ़ाना है, लेकिन हम लोग को पढ़ाना ही उस तरीके से होता है कि वो नेचुरली जो है स्टिक रहे पढ़ाई के लिए, समझने के लिए, और वो उसमें इन्वॉल्व रहें। ठीक है, तो हाँ जो चीजें वो ऑलरेडी जानते हैं हमें उन्हीं चीजों की हेल्प लेनी पड़ेगी उनको कनेक्टेड फील कराने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, एक होता है सबमेटिव जो कि हमारा एनुअल अचीवमेंट होता है, जैसे कि इस ऑप्शन में भी आपने दिया है, आंसर जो है वो यही है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हमेशा कंटिन्यूसली जो है वो असेसमेंट होता रहता है कि बच्चे की लर्निंग कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, फॉर्मेटिव में। और ये जो होता है एनुअल अचीवमेंट टेस्ट या समेटिव, वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि अब जो बच्चे ने सीख लिया है सारा का सारा वो कितना सीखा है। तो हमारा आंसर जो होता है वो होता है एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, क्योंकि ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है। और पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये सारे के सारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल्स हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस। ठीक है, तो क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। देखिए पहले ही जो है वो हमारा आंसर है, क्योंकि हमें यही अवॉइड करना चाहिए। हमें कभी भी बच्चे के जो आंसर्स हैं उनको सही या गलत के लेवल पे नहीं जज करना है, हमें उस बच्चे की जो
जो आंसर उसने दिया उसके बेसिस पे हमें ये भी देखना है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, या उसका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है, या किस पर्सपेक्टिव में बच्चे का दिमाग जो है वो जा रहा है। जरूरी नहीं है कि वो जो आंसर्स हैं उसको सही या गलत के टर्म्स पे ही हमें देखना है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है, टीचर ऑफ क्लास 5th conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and ask them to wait until the ants come there. Okay. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher. Okay. तो क्या करे इस एक्टिविटी के बाद टीचर encourages his her children to observe the activity. हाँ बिल्कुल, encourage his her children to share their experience. अरे ये भी सही है, तो दो आंसर्स हमें सही लग रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे हो सकता है इससे बेटर हो। तो आगे है encourages his her children to observe, share their experiences followed by discussion on the activity। देखिए इसमें जो है ना ये थोड़ा वाइड आंसर हो गया, ठीक है। इसमें ऑब्जर्वेशन भी आ गया, शेयरिंग भी आ गई और डिस्कशन भी आ गया, ठीक है। सारी की सारी चीजें आ जाती है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। और फोर्थ भी हम लोग देख लेते हैं, ये encourages his her children to answer the questions at their home related to the activity। नहीं, घर पर आंसर दे के हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत उससे इंटरेक्शन डेफिनेटली होगा कम्युनिटी से भी, क्योंकि आपकी जो फैमिली है वो भी डेफिनेटली मेंबर्स हैं और आपका जो सोशल सर्कल है उसके ही पार्ट हैं। बट अगर आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे, ऑब्जर्व जो आपने किया उसको पूरा का पूरा, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए, ठीक है। फिर हमारा आता है, इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस बाय सिलेबस ऑफ ईवीएस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय सीबीएसई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द चाइल्ड लुक्स एट हर हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। हाँ ये हो सकता है। इट इज अ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, ये भी हो सकता है। इट इज अ डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। तो ये दो जो हैं ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने क्योंकि सिलेबस को प्रिस्क्राइब किया, ऐसा ये कोई रीजन नहीं है, क्योंकि हमें बच्चे के अकॉर्डिंग सोचना है, ना कि सिलेबस के अकॉर्डिंग सोचना है। और सिलेबस को डिक्रीज लोड वगैरह को कम करने के लिए भी हमारी जो टीचिंग है उस लिए नहीं होती है। अब हमारा आ जाता है कि बच्चा जो है वो होलिस्टिक मैनर में देखता है वो, और गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है जो है वो। तो ये जो दो ऑप्शन है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अब हम इसमें से एक आंसर पे कैसे पहुंचेंगे, तो हमें एक सही आंसर पे ऐसे पहुंचना है कि हमें बच्चे को ध्यान में रखना है सबसे पहले, तो ठीक है। तो बच्चा जो है एक्चुअल में अलग अलग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में शायद इसी वीडियो में मैंने आपको समझाया कि बच्चा जो है वो अलग अलग चीजों को समझने के कैपेबल नहीं होता है। उसका जो कॉग्निटिव लेवल होता है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। वो कंफ्यूज हो सकता है इन सब चीज़ों में कि आपको साइंस भी अलग से पढ़ाई जा रही है, आपको सोशल साइंस भी अलग से पढ़ाई जा रही है, जबकि उसके लिए सारी चीज़ें एक से ही मतलब एक तरीके से वर्क करती हैं। चाहे आप एनिमल्स को ले लो, प्लांट्स को ले लो, या आप हवा को ले लो, ये सारी की सारी चीज़ें उसके लिए एक तरीके से वर्क करती हैं कि हाँ ये सब हमारे साथ हैं, और एक यूनिटी की तरीके से वो देखता है उस चीज़ों को, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 ही होगा। थर्ड जो है वो गलत हम नहीं कह सकते, क्योंकि डेफिनेटली ये एक तरीके से स्ट्रैटेजी ही है, लेकिन वो स्ट्रैटेजी क्यों है उसका रीजन जो है वो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, इसलिए हम लोग 2 को आंसर मानेंगे। Which of the following is true with respect to EVS subject for क्लासेस फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, इससे पहले भी हमारा जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था, तो इसका आंसर डेफिनेटली लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स हो जाता है। यस, ये रहा। तो 2 जो है ये इसका हमारा आंसर है। इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजेक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ द टॉपिक्स इन सिलेबस व्हाई। In EVS themes have been proposed instead of topics in the syllabus. Okay.
तो थीम्स ही क्यों बताई हैं टॉपिक्स की जगह पे? तो थीम्स इसलिए बताई हैं फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस। नहीं, देखिए चैप्टर्स वगैरह के लिए कोई भी चीज़ नहीं की जाती। टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स, ये शायद हो सकता है। फिर आता है कि फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर्स लोकल एनवायरनमेंट। हाँ, ये पहले वाले से भी सही है, तो सेकंड से ज़्यादा हम लोग इसको प्रेफर करेंगे। फोर्थ जो है वो भी देख लेते हैं। थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजेक्शन इज ईजी एज कम्पेयर टू द टॉपिक्स। नहीं, देखिए ईजी टफ जो है वो हम बच्चे के लेवल पे देखेंगे, टॉपिक्स के लेवल पे नहीं देखेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एक्चुअल में बच्चा जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है, चीज़ों को इंटर रिलेट और कनेक्ट कर पाता है अगर वो थीम्स के थ्रू पढ़ता है। ठीक है, चलिए फिर हमारा आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स। और देखिए ये फिर से आ गया जो मैंने आपको बताया था, तो इसमें जो आंसर है ये हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग डिटेल में इसको समझ चुके हैं। तो वर्क एंड प्ले जो है वो इसका आंसर है, बाकी जो है ये सारी थीम है, एंड वर्क एंड प्ले जो है वो सब थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर। फिर हमारा क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू ईवीएस। तो नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड डेफिनेटली, क्योंकि हमने देखा साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेटेड है। ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, यस ये भी सही है। ईवीएस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट, यस बिल्कुल। लेकिन डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन जो है उस पर एम्फेसाइज नहीं करता है ईवीएस। ठीक है, चलिए Which one of the following is very important in constructing knowledge in EVS? Constructing knowledge, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हमारा आ जाता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग, ये तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिलेटिंग चाइल्ड्स नॉलेज विद द टीचर्स नॉलेज। देखो अब बच्चे की नॉलेज टीचर की नॉलेज से रिलेट कर रही है नहीं कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि टीचर की नॉलेज जो है वो हमेशा इसीलिए होनी चाहिए कि बच्चा उस चीज को समझ पाए और खुद उसको लिंक कर पाए, उसे जो आता है वो। ठीक है, अब वो टीचर से लिंक कर पाए नहीं कर पाए, इससे कोई भी मतलब नहीं होता। फिर आता है कि लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। हो सकता है शायद, लेकिन इसमें देखिए ये जो ऑप्शन है ये इस तरीके से दिया हुआ है, ये जो मैंने जब सॉल्व किया था वो डेफिनेटली इसमें सी को जो है वो इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से सी जो है वो भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्यों इसको इंक्लूड नहीं किया है सीटेट ने, शायद इस वजह से क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि ईवीएस को क्लासरूम में नहीं बाहर ही पढ़ना चाहिए। एक तरीके से इसका ये मतलब निकल रहा है, इसलिए शायद सीटेट ने सी को कंसीडर नहीं किया है और इसका जो आंसर है वो ए और डी इसको माना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस इज। अच्छा, तो आपको बताइए ही है मैंने, किससे कहानियां जो है वो बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और इजी रहता है उनके लिए समझना और कनेक्ट कर पाना। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन वगैरह जो है वो बच्चों को बहुत देर तक रोक नहीं पाते, उनको बोरियत होती है और उनकी कॉग्निटिव लेवल से भी थोड़ी सी ऊपर जाती हैं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि उनको फोकस जो होता है उनका वो उतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, वो बिजी रहते हैं 50 चीज़ों में, तो नैरेटिव्स जो है वो डेफिनेटली सही आंसर हो। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टैप sources other than textbooks and teachers in EVS. Why? Textbooks and teachers के अलावा, okay, तो टेक्स्ट बुक एंड टीचर्स आर नॉट द ओनली सोर्सेज ऑफ ईवीएस लर्निंग, बिल्कुल ये सही है। इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। हाँ, जब टीचर्स और टेक्स्ट बुक्स के बाहर भी पढ़ेंगे बच्चे तो डेफिनेटली पेरेंट्स और कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व होगी ही होगी। इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू नो द चाइल्ड्स बैकग्राउंड। डेफिनेटली जब बच्चा जो है वो पेरेंट्स कम्युनिटी इन सब से इन्वॉल्व होगा तो उसके क्वेश्चंस भी उसी टाइप के होंगे और गाइडेंस जो होगी टीचर की वो भी उसी से रिलेटेड होगी, तो बैकग्राउंड को देखने में भी उसको
हेल्प मिलेगी, जिसकी वजह से वो बच्चे को अच्छे से गाइड भी कर पाएगी कि बच्चे का ये सोशल कल्चर बैकग्राउंड है, तो हमें इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, बच्चे को किस तरीके से हेल्प करनी है। तो डेफिनेटली इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल्स एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ द चिल्ड्रन। डेफिनेटली ये भी सही है। देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो जिनमें आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स जो हैं उनको चूज करना पड़ता है, उसमें कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो हमें सारे सही लग रहे होते हैं। तो इसमें देखिए डी जो है वो भी गलत नहीं है, लेकिन अब ए बी सी डी जो है वो ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई जो है इन चारों में से एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो डी ही है। अब डी ही क्यों है? क्योंकि देखिए टीचर्स और कम्युनिटी जो है ये तो मेन होते हैं जिनके हेल्प से बच्चा जो है उसको सीखता है। इसलिए हम लोग जो है जो बच्चे की साइकोमोटर स्किल्स और एस्थेटिक सेंस जो उससे बढ़ रहा है, इसको हम लोग सबसे कम इम्पोर्टेंस देंगे इस टाइम पे, ठीक है। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होता है। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन है, अ टीचर ऑलवेज बिगिंस बाय कंडक्टिंग एक्टिविटीज फॉलोड बाय क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटीज क्वेश्चंस एंड डिस्कशन इज टू, ओके, ऑब्जेक्टिव जो है वो है असिस्ट द चिल्ड्रंस प्रोसेस स्किल्स, डेफिनेटली। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, बिल्कुल। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चिल्ड्रन बेसिस ऑन देयर पेस ऑफ लर्निंग, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो हम बच्चों को डिस्क्रिमिनेट जो है, सॉरी, बच्चों को डिस्क्रिमिनेट जो है वो नहीं कर सकते कि वो किस स्पीड में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में सीख रहा है, ठीक है। पेस ऑफ लर्निंग यही होती है कि किस स्पीड से बच्चा सीख रहा है, तो हम इस पर डिस्क्रिमिनेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 4th, ए बी एंड सी। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, टीचर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, ओके। टीचर मेक्स groups of learners and provide them material related to the experiment, okay. Why does teacher form groups of learners? ठीक है, सिंपल है। it promotes peer learning, बिल्कुल सही। it improves social interaction, बिल्कुल सही। group learning is effective way of learning EVS without burden, हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। ग्रुप लर्निंग इज एन एसेंशियल स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन, देखिए फिर से डिसिप्लिन आ गया। डिसिप्लिन रखने के लिए हम कोई भी चीज, डिसिप्लिन रखने के लिए हम लोग कोई भी चीज जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होता है वो ए बी एंड सी हो जाता है। लेकिन देखिए फिर से वही चीज हमारी आ गई कि हमारे पास जो है वो दो दो पेयर में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमें इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है। क्योंकि ये हम लोग जब मैं भी ये चीजें सीख रही थी उस टाइम मैं भी बहुत ज्यादा इन सब चीजों में कंफ्यूज रहती थी कि ये आंसर क्यों नहीं है, ये भी तो है ही है। लेकिन हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर देना होता है, और जो ऑप्शंस सीटेट के जो एग्जामिनर्स हैं उन्होंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग देना है। अब हमें अपने दिमाग को इतना ज्यादा नहीं ठिकाना है कि इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, उसको इंक्लूड क्यों नहीं किया। हमारे सामने जो है हमें उसके अकॉर्डिंग बेस्ट चूज करके देना है। एंड हम इस चीज में मोस्टली क्वेश्चंस में हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि सीटेट जो है वो एक्चुअल में बेस्ट ऑप्शन जो है वही आंसर को मानता है। जो कि एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन मोस्टली आंसर्स बेस्ट जो होते हैं वही आंसर माना जाता है। तो इसमें जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन हो जाते हैं वो हमारे पीयर लर्निंग एंड सोशल इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि लोगों के थ्रू जो है वो हम बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा सीखता है। तो हमारा जो हो जाता है आंसर ए एंड बी। Which of the following should not be the indicator of assessment in EVS? Okay. So, which of the following should not be the indicator of assessment in EVS? Concern for justice and equality, yes. Cooperation, yes. Remembering, no. ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। हमें रटन विद्या पे कभी भी ध्यान नहीं देना है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, इन EVS टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्व्स।
सेल्फ असेसमेंट इज, देखो खुद को अगर बच्चा असेस कर रहा है तो डेफिनेटली वो असेसमेंट एज लर्निंग है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होती है वो होती है लर्निंग के बाद जो टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोला जाता है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है जो लर्निंग से पहले कि बच्चे को कितना आता है वो, और जो बच्चे की लर्निंग चल रही है उसके दौरान जो असेसमेंट होता है, ठीक है, पहले और उसके दौरान जो ड्यूरिंग फेज जो होता है उसमें जो होता है वो फॉर वाला होता है। चलिए आगे आते हैं। विच टेक्निक इज यूज इन द रेटिंग स्केल, ठीक है, रेटिंग स्केल में तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, कि बच्चा जो है वो किस चीज में कितना अच्छा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको रेटिंग दी जाती है, वेरी गुड है, किस तरीके से, तो डेफिनेटली वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होता है। फिर हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस, ठीक है, नॉट टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, यस ये है। टू डेवलप एन अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, बिल्कुल है। टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, बिल्कुल है। टू एनकरेज चिल्ड्रन टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो फोर्थ हो जाता है, क्योंकि हमें डेफिनेशंस पे बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। Pictures reading is an important activity in EVS. Which of the following indicator or indicators of learner can be assessed through picture reading, ठीक है, तो पिक्चर रीडिंग के थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, डेफिनेटली एक्सप्रेशन, बिल्कुल बच्चा जब ऑब्जर्व करेगा पिक्चर को तो वो एक्सप्रेस भी करेगा अपनी चीज़ों को। एनालिसिस, डेफिनेटली, क्योंकि जब बच्चा देखेगा अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है तो वो चीज़ों को एनालाइज करके ही करेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन, देखो एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्चुअल में हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, मतलब आप जो खुद से करते हो, आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, उस चीज को, मतलब पिक्चर रीडिंग क्या है, वो ऑब्जर्वेशन ही तो होगी, एक तरीके से आप देख ही तो रहे हो उसको, तो वो एक्सपेरिमेंट में नहीं आता। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। तो ए बी एंड सी जो है वो हमारा आंसर होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ओके तो चलिए हमारे जो 30 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच।